प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं भागवंती, असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास, एनएमपीजी कॉलेज हनुमानगढ़। मेरे पिछले वीडियो में हमने भारत में दिल्ली सल्तनत के पहले शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में चर्चा की थी। आज के इस वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत के अगले शासक इल्तुतमिश के बारे में चर्चा करेंगे। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले इल्तुतमिश बदायूं का सूबेदार था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद वह इल्तुतमिश से पहले कुछ समय के लिए दिल्ली की गद्दी पर आराम शाह नामक व्यक्ति बैठा। आराम शाह ऐबक का पुत्र था अथवा नहीं, इस प्रश्न पर इतिहासकारों में गंभीर मतभेद है। मिन्हाज जैसे इतिहासकारों ने ऐबक के किसी पुत्र का उल्लेख नहीं किया है। अबुल फजल के अनुसार वह ऐबक का भाई था, परंतु वह अयोग्य और अनुभवहीन निकला और प्रांतीय अधिकारियों तथा दिल्ली के तुर्क अमीरों ने उसे सुल्तान मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने बदायूं के सूबेदार इल्तुतमिश को, जो कि ऐबक का दामाद था, उसे दिल्ली का सुल्तान बनने के लिए आमंत्रित किया। इल्तुतमिश ने आमंत्रण को स्वीकार कर लिया और सेना सहित दिल्ली पहुंच गया, जहां उसे सुल्तान घोषित कर दिया गया। जब आराम शाह को इसकी सूचना मिली तो वह सेना सहित लाहौर से दिल्ली की तरफ बढ़ा। दिल्ली के निकट जूत नामक स्थान पर दोनों पक्षों में निर्णायक युद्ध हुआ, जिसमें आराम शाह पराजित हुआ और बाद में मौत के घाट उतार दिया गया। इस प्रकार इल्तुतमिश ने अपने निर्वाचन की सार्थकता को सिद्ध कर दिखाया। चलिए अब बात करते हैं इल्तुतमिश के प्रारंभिक जीवन के बारे में। मिन्हाज और सिराज के अनुसार इल्तुतमिश इलबारी सरदार आलम खां का लड़का था। बचपन से ही इल्तुतमिश अत्यधिक सुंदर और होनहार था और उसका पिता अपने अन्य पुत्रों की अपेक्षा उसे अधिक प्रेम करता था। इससे उसके जो अन्य भाई थे वो उसे ईर्ष्या करने लगे और ईर्ष्यावश एक दिन उन्होंने इल्तुतमिश को घोड़े के एक व्यापारी को बेच दिया। घोड़े के व्यापारी ने इल्तुतमिश को प्रधान काजी को बेच दिया और काजी के पुत्रों ने उसे एक दास व्यापारी जमालुद्दीन को बेच दिया। अंत में गौरी के कृपा पात्र ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीद लिया। इल्तुतमिश ने अपनी योग्यता, पराक्रम और स्वामी भक्ति से ऐबक का विश्वास प्राप्त कर लिया और धीरे धीरे उन्नति की ओर बढ़ने लगा। प्रारंभ में उसे सरजनदार के पद पर नियुक्त किया और उसके बाद उसे अमीर शिकार बनाया गया। 1205 ईस्वी में जब गौरी ने पंजाब के खोखरों के विरुद्ध अभियान किया था, उसमें इल्तुतमिश ने असाधारण पराक्रम का परिचय दिया, जिससे प्रसन्न होकर गौरी ने ऐबक को उसके साथ अच्छा व्यवहार करने तथा उसे दास्ता के बंधन से मुक्त करने को कहा। जब ऐबक ने ग्वालियर के दुर्ग पर अधिकार कर लिया तो इल्तुतमिश को वहां का दुर्ग रक्षक नियुक्त किया गया। कुछ दिनों बाद ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश के साथ कर दिया और बाद में उसे बदायूं का हाकिम नियुक्त किया। इस पद पर रहते हुए उसने गढ़वाल राजपूतों का दमन किया और अपनी रण निपुणता के लिए ख्याति अर्जित की। ऐबक की मृत्यु के बाद जब लाहौर के अमीरों ने आराम शाह को सुल्तान बना दिया तो दिल्ली के तुर्क अमीरों ने अली इस्माइल के माध्यम से इल्तुतमिश को दिल्ली लाकर सुल्तान बनने के लिए आमंत्रित किया। तदनुसार इल्तुतमिश सुल्तान बन गया और आराम शाह को परास्त करके अपने सुल्तान पद को सुदृढ़ किया। चलिए अब बात करते हैं इल्तुतमिश की प्रारंभिक कठिनाइयों के बारे में। 1211 में इल्तुतमिश दिल्ली के सिंहासन पर बैठ तो गया, लेकिन यह राह उसके लिए इतने आसान नहीं थे, क्योंकि जिन कठिनाइयों का सामना ऐबक को करना पड़ा था वे अभी तक खत्म नहीं हुई थी। इसलिए उसने सिंहासन पर आराम नहीं पाया। उसे घर और बाहर से कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आराम शाह को पराजित करने के बाद गजनी के ताजुद्दीन यल्दौज और सिंध और मुल्तान के नासिरुद्दीन कुबाचा जैसे खतरनाक प्रतिद्वंदी अभी भी दिल्ली के सिंहासन पर अपना दावा प्रस्तुत कर रहे थे। इसके अलावा बंगाल के अली मर्दान ने भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था और उसने सुल्तान अलाउद्दीन की उपाधि धारण कर ली थी। बिहार के खलसी सरदार मलिक ने भी अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। इस प्रकार इल्तुतमिश की सबसे मुख्य कठिनाई इन तुर्क सरदारों को परास्त करके उन्हें दिल्ली के शासन के अंतर्गत लाना था। इस कठिनाई के अलावा इल्तुतमिश की एक अन्य कठिनाई थी सेना का विश्वास प्राप्त करना। साथ ही बहुत से हिंदू सरदार, जिन्होंने ऐबक के समय में उसकी अधीनता मानकर वार्षिक कर चुकाने का वचन दिया था, परंतु अब वो विद्रोही हो गए थे और उन्होंने कर भेजना बंद कर दिया था। अतः उन हिंदू सरदारों को भी अपने अधीन लाना इल्तुतमिश की एक प्रमुख समस्या थी। इसके अलावा उत्तरी पश्चिमी सीमा की समस्या भी कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए गंभीर चुनौती बनी हुई थी।
मध्य एशिया की राजनीति में मंगोलों के प्रवेश से भारी उथल-पुथल मची हुई थी। मंगोलों ने ख्वारिज़्म के शाह को परास्त कर दिया था और ख्वारिज़्म का राजकुमार जलालुद्दीन भागकर सिंधु तट पर आ पहुंचा था और मंगोल नेता चंगेज़ खां उसका पीछा करते हुए कभी भी भारत में प्रवेश कर सकता था। इस प्रकार मंगोलों के संभावित आक्रमण से दिल्ली सल्तनत को बचाने की समस्या इल्तुतमिश के लिए एक अग्नि परीक्षा बनी हुई थी। इस प्रकार इल्तुतमिश के लिए जो दिल्ली का सिंहासन था वो फूलों की सेज सिद्ध नहीं हुआ। उसके सामने कठिनाइयों का अंबार था। दिल्ली सल्तनत की नींव भी सुदृढ़ व स्थायी नहीं हो पाई थी, परंतु वह इन सब कठिनाइयों पर विजय पाने में कामयाब रहा। वह इस अवसर के अनुकूल सिद्ध हुआ और उसने अपनी योग्यता, पराक्रम तथा कूटनीति से इन समस्याओं पर विजय प्राप्त करने में सफलता हासिल की। यही कारण है कि उसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इल्तुतमिश के सामने बहुत सी कठिनाइयाँ थीं, परंतु फिर भी इन कठिनाइयों का सामना करने के लिए, इनका अंत करने के लिए इल्तुतमिश ने बड़े धैर्य और साहस से काम लिया। सबसे पहले उसने जो भी तुर्क अमीर जो उसके विरोधी थे उसका उसने अंत किया। बहुत से विरोधी तुर्क अमीरों ने उसे सुल्तान मानने से इनकार कर दिया था और उन्होंने दिल्ली के समीप अपने सैनिक दस्ते एकत्र कर लिए थे। इल्तुतमिश ने इन सरदारों पर अचानक आक्रमण करके उनकी शक्ति को छिन्न भिन्न कर दिया। अधिकांश विरोधियों को मौत के घाट उतार दिया और जो बच गए थे उन्होंने इल्तुतमिश की दीनता स्वीकार कर ली। इसके अलावा इल्तुतमिश ने एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया और वो कदम था चालीसा मंडल का गठन। तुर्क अमीरों के बागी विद्रोहों को रोकने के लिए तथा अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए इल्तुतमिश ने बड़ी कूटनीतिक काम किया। उसने अपने प्रति निष्ठावान दासों का एक दल संगठित किया और उस दल में उसने 40 लोगों को शामिल किया। इसलिए इसे दल चालीसा या चरगान के नाम से जाना जाता है। इस दल के लोगों को ही उसने प्रशासन के मुख्य पदों पर नियुक्त किया। चूंकि इस दल के लोग थे वो इल्तुतमिश के बड़े कृपा पात्र थे और उसके प्रति विश्वास पात्र थे, अतः सल्तनत की नींव को मजबूत करने में उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन कठिनाइयों का दमन करने के बाद इल्तुतमिश ने अपने जो मुख्य प्रतिद्वंदी थे, जिसमें गजनी का ताजुद्दीन यल्दौज था और सिंध व मुल्तान का नासिरुद्दीन कुबाचा था, उनका दमन किया। 1215 में ख्वारिज़्म के शाह ने यल्दौज को परास्त करके गजनी से खदेड़ दिया। यल्दौज लाहौर भाग गया और उसने थानेश्वर तक पंजाब के क्षेत्र पर अधिकार जमा लिया। उसका इरादा दिल्ली पर आक्रमण करने का था, अतः इल्तुतमिश ने आगे बढ़कर उसका सामना करने का निश्चय किया। तराइन के ऐतिहासिक मैदान पर दोनों पक्षों में घमासान युद्ध हुआ, जिसमें यल्दौज पराजित हुआ और उसे बंदी बना लिया गया। कुछ दिनों बाद उसका वध कर दिया गया। इस विजय से इल्तुतमिश को दोहरा लाभ हुआ। एक तो उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी सिंहासन का दावेदार समाप्त हो गया और दूसरा भारत का मुस्लिम राज्य गजनी के प्रभुत्व से हमेशा के लिए मुक्त हो गया। यल्दौज का दमन करने के बाद इल्तुतमिश कुबाचा की ओर बढ़ा। उसने उच्च व मुल्तान पर आक्रमण कर दिया। कुबाचा निराश हो गया। उसने भागकर सिंध के दुर्ग में आश्रय लिया। उच्च और मुल्तान पर इल्तुतमिश का अधिकार हो गया। इसके बाद सेनानायक जुनैदी को बक्कर का घेरा डालने का काम सौंपा गया। 2 माह की घेराबंदी के बाद कुबाचा की स्थिति दयनीय हो गई। उसने संधि की याचना की, परंतु इल्तुतमिश ने बिना शर्त आत्मसमर्पण करने को कहा। इससे कुबाचा को संदेह उत्पन्न हो गया और वह एक नाव में बैठकर भाग निकला, परंतु उसकी नाव डूब गई अथवा डुबो दी गई और कुबाचा का अंत हो गया। इस प्रकार इल्तुतमिश को अपने दूसरे प्रतिद्वंदी से छुटकारा मिल गया। इल्तुतमिश के शासनकाल में जो सबसे बड़ा संकट आया था वो था मंगोल संकट, जिसका इल्तुतमिश ने बड़ी ही सूझबूझ से सामना किया। 1211 में इल्तुतमिश के सामने मंगोल आक्रमण का संकट खड़ा हुआ, जिससे उसने अपनी कूटनीतिक प्रतिभा के द्वारा दूर करने में सफलता प्राप्त किया। इतिहासकारों के विवरणों से पता चलता है कि मंगोलों में भयानक बर्बरता तथा रक्त पिपासा विद्यमान थी। चंगेज़ की मंगोल सेना के सामने ख्वारिज़्म का शक्तिशाली साम्राज्य भी धराशायी हो गया था। ख्वारिज़्म का शाह कैस्पियन सागर की तरफ भाग गया और उसका युवराज जलालुद्दीन मंगबरनी भारत की ओर चला आया। जलालुद्दीन ने इल्तुतमिश की सेवा में अपना राजदूत भेजकर मंगोलों के विरुद्ध सैनिक सहायता की अपील की। जलालुद्दीन ने इल्तुतमिश की धार्मिक भावनाओं को भी उभारने का प्रयास किया। इल्तुतमिश के सामने एक दुविधापूर्ण स्थिति आ खड़ी हुई।
ऐसी स्थिति में इल्तुतमिश ने कूटनीतिक सूझबूझ से काम लिया और विनम्रतापूर्वक जलालुद्दीन को कहला भेजा कि भारत की जलवायु गर्म जलवायु आपके निवास के अनुकूल नहीं है, अतः आप पंजाब खाली करके वापस लौट जाएं। इसके साथ ही इल्तुतमिश ने भावी युद्ध की संभावना को ध्यान में रखते हुए जोर शोर के साथ सैनिक तैयारियां भी शुरू कर दी। जलालुद्दीन ने संपूर्ण स्थिति को परख कर इल्तुतमिश से टकराना उचित नहीं समझा और कुबाचा के राज्य में लूटमार करके 1224 ईस्वी में फारस की तरफ भाग गया। उसके लौटते ही मंगोलों ने भी भारत को छोड़ दिया। इस प्रकार इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत को मंगोलों के विनाश से बचा लिया। कुबाचा की शक्ति कमजोर हो जाने के बाद उसे अपने राज्य विस्तार का भी सुअवसर मिल गया था। ताजुद्दीन यल्दौज और नासिरुद्दीन कुबाचा के दमन तथा मंगोल आक्रमण से दिल्ली सल्तनत को बचाने के पश्चात इल्तुतमिश ने बंगाल की ओर ध्यान दिया। बंगाल का प्रांत कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल के दौरान दिल्ली सल्तनत के अधीन था, लेकिन ऐबक की मृत्यु के बाद उसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। बंगाल में एक अभियान भेजकर इल्तुतमिश ने सुल्तान गयासुद्दीन को हराया और मार डाला। उसने अपने पुत्र नासिरुद्दीन मोहम्मद को बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया। नासिरुद्दीन के जाने के बाद बंगाल में एक बार फिर से विद्रोह हुआ, जो कि बल्का खालजी के नेतृत्व में हुआ था। यह 1230 में हुआ था। इल्तुतमिश ने बल्का खालजी को पराजित किया और बंगाल पर पुनः दिल्ली का शासन कायम हो गया। मलिक सानी को बंगाल का सूबेदार नियुक्त करके इल्तुतमिश वापस दिल्ली लौट आया। लगातार सैन्य अभियानों के कारण 1235 ईस्वी में इल्तुतमिश बीमार पड़ गया। बयाना के खिलाफ अपने आखिरी अभियान के दौरान वह गंभीर बीमारी से पीड़ित था और उसे इलाज के लिए तुरंत दिल्ली लाया गया, लेकिन वह इस तरह की बीमारी से उबर नहीं पाया और लगभग 1 साल तक जीवन के साथ संघर्ष करते हुए 1236 ईस्वी में उसने अंतिम सांस ली। इस प्रकार उसकी मृत्यु के साथ ही देश ने एक महान शासक खो दिया और दिल्ली सल्तनत के एक शानदार शासन का अंत हुआ। प्रिय विद्यार्थियों, अभी तक हमने इल्तुतमिश की सैनिक उपलब्धियों के बारे में चर्चा की है। आइए अब हम चर्चा करते हैं उसकी प्रशासनिक व अन्य उपलब्धियों की। पहले भी हमने इस बारे में पढ़ा है कि इल्तुतमिश ने 40 गुलामों के दल का संगठन किया था, जो उसकी एक बहुत ही सूझबूझ भरा कदम था, क्योंकि इन 40 लोगों के दल ने प्रशासन के हर कार्य में उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और कठिनाइयों का सामना करने में या उनका अंत करने में इल्तुतमिश की भारी मदद की थी। इल्तुतमिश की एक अन्य महान उपलब्धि थी खलीफा द्वारा सम्मान पत्र प्राप्त करना। यद्यपि इल्तुतमिश ने सैनिक शक्ति के बल पर सिंहासन के अन्य दावेदारों को परास्त करके दिल्ली के सिंहासन पर अपनी स्थिति को मजबूत बना लिया था, फिर भी इस्लामी कानून के हिसाब से उसका राज्याधिकार निर्बल था, क्योंकि वह एक दास रह चुका था। अतः उसने बगदाद के खलीफा, जिसे मुस्लिम जगत का सर्वोच्च धर्माधिकारी एवं शासनाधिकारी माना जाता है, से अपने राज्य को वैधानिक मान्यता प्रदान करने का निवेदन किया। बगदाद के तत्कालीन खलीफा अल इमाम मुत्सिर बिल्ला ने इल्तुतमिश को दिल्ली का सुल्तान स्वीकार कर लिया और उसे नासिर अमीर उल मोमिनीन अर्थात खलीफा का सहायक की उपाधि प्रदान की तथा उसके लिए खिल्लत भी भेजी। इस घटना का अत्यधिक राजनीतिक महत्व है, क्योंकि खलीफा की स्वीकृति से उसका वैधानिक पक्ष मजबूत हो गया था और मुसलमानों के लिए उसकी आज्ञाओं की अवहेलना धर्म की अवहेलना के समान हो गई। इसके अलावा इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में इक्ता प्रणाली का आरंभ किया। इक्ता प्रणाली के तहत साम्राज्य की भूमि को कई बड़े और छोटे इलाकों में विभाजित कर दिया था, जिन्हें इक्ता कहा जाता था, और इन इक्ताओं को अपने सैनिकों अधिकारियों को सौंप दिया, जिन्हें जो इक्तेदार कहलाते थे। इक्ता का अर्थ है धन के स्थान पर तनख्वाह के रूप में भूमि प्रदान करना। इन कार्यों के अलावा इल्तुतमिश ने 2 प्रकार के नए सिक्के भी चलाए, जिन्हें टका व चीतल के नाम से जाना जाता है। टका चांदी का सिक्का था और चीतल तांबे का सिक्का था, और उसने दिल्ली सल्तनत में एक टकसाल की स्थापना भी करवाई। इल्तुतमिश पहला तुर्की शासक था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए। इसके अलावा इल्तुतमिश ने दिल्ली में कई इमारतें भी बनवाई, जो उसकी कला में रुचि को दर्शाती है। भारत में पहला मकबरा इल्तुतमिश ने बनवाया था। इसने दिल्ली में स्वयं के मकबरे का निर्माण किया था, जो कि भारत में पहला मकबरा माना जाता है।
कुतुब मीनार को भी इल्तुतमिश ने पूरा करवाया और उसका नाम अपने गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार रखा और अजमेर में भी एक मस्जिद का निर्माण करवाया। इल्तुतमिश को भारत में गुंबद निर्माण का पिता कहा जाता है और उसने सुल्तानगढ़ी का निर्माण करवाया। उसने बंदायूं में हौज ए खास का भी निर्माण करवाया। इसके स्थापत्य कला के अलावा इल्तुतमिश की साहित्य व कला में भी रुचि थी। इल्तुतमिश के दरबार में जो उसका प्रधानमंत्री था निज़ामुद्दीन मुल्क जुनैदी, जो कि एक बहुत प्रसिद्ध विद्वान था। इसके अलावा इल्तुतमिश का दरबारी लेखक था मिन्हाज उस सिराज, जिसने प्रसिद्ध ग्रंथ तबकाते नासिरी की रचना की थी। विद्यार्थियों, इल्तुतमिश में एक योग्य सुल्तान के सभी गुण विद्यमान थे। वह एक कुशल कूटनीतिज्ञ तथा राजनीतिज्ञ था। इसके अलावा उसमें रचनात्मक प्रशासनिक प्रतिभा भी थी। उसने प्रशासनिक सुधारों की तरफ ध्यान दिया। अपने विद्रोहियों और उपद्रवकारी शक्तियों का दमन करके सल्तनत में शांति और व्यवस्था की स्थापना के लिए उसने पूरा प्रयास किया। हालांकि इल्तुतमिश लंबे समय तक युद्धों में व्यस्त रहा था, फिर भी उसने कला और साहित्य को प्रोत्साहन देने में कोई कसर नहीं रखी। उसने उदारतापूर्वक धर्मात्मा और विद्वान लोगों को आश्रय प्रदान किया। मंगोल आक्रमणों से मध्य एशिया से भागकर आने वाले विद्वानों और अधिकारियों को उसने अपनी सेवा में रखकर उनका सम्मान किया। मुस्लिम इतिहासकारों ने इल्तुतमिश की न्यायप्रियता की भी बहुत प्रशंसा की है। उनके विवरणों से पता चलता है कि उसने अपने राजमहल के बाहर कई घंटे लगवा रखे थे और कोई भी फरियादी इन घंटों को बजाकर सुल्तान के आने पर अपनी फरियाद सुना सकता था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वह एक योग्य, कुशल शासक और न्यायप्रिय शासक था और दिल्ली सल्तनत की नींव को मजबूत करने में उसने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसलिए उसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहना एकदम उचित है। विद्यार्थियों, उम्मीद करती हूँ कि आज के वीडियो से आपको इल्तुतमिश के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने में, उसे समझने में काफ़ी मदद मिलेगी। धन्यवाद।